अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे कि जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स। तो अब हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा थोड़ा सा उसका पार्ट रह गया है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लेवल पर कैसे यूकेरियोटिक मैसेंजर आरएनए और यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन होती है। अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ेंगे कि जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है यूकेरियोट्स में, और ट्रांसलेशन के स्टेप पर किस तरह से हम उसको जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की जो स्टेबिलिटी है हम उसको चेंज कर देते हैं, यानी हमें अगर उसकी ज़रूरत है कि वो ट्रांसलेट हो तो हम उसको जो है वो होने देते हैं ऐसा, और अगर नहीं चाहिए होता वो, ठीक है, तो उस केस में हम उसको डिग्रेड कर देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमें उसे कितनी प्रोटीन चाहिए उस बात पर। उसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आयरन मेटाबॉलिज्म की 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से ट्रांसफेरिन जो है वो रिसेप्टर की एक एग्जांपल है, फिर फेरिटिन की है, और फिर हम एला सिंथेज 2 की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स की बात करते हैं। ट्रांसफेरिन क्या है? आयरन मेटाबॉलिज्म में ना अपने एक बात याद रखनी है कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और वो जीआईटी से ब्लड में जाता है। ब्लड में ट्रांसफेरिन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है और उसको उसके टारगेट ऑर्गन्स तक, टारगेट सेल्स तक लेकर जाती है। टारगेट सेल्स जो हैं जैसे आरबीसीज हैं, उन्हें आयरन चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज, या जब बोन मैरो के सेल्स हैं जहाँ आरबीसीज बन रहे हैं, ठीक है, तो वो हीम की सिंथेसिस के लिए आयरन की जरूरत होती है, तो उन सेल्स पर ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स लगे होंगे। ठीक है, अब ये ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो एक्सप्रेशन है, ये डिपेंड करता है आयरन की कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर आयरन हमारे पास कम है, ठीक है, तो ट्रांसफेरिन जो है वो भी कम प्रोड्यूस होगी, और अगर आयरन ज़्यादा है तो ट्रांसफेरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन रिसेप्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आयरन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, आयरन की इंटेक हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, अगर हम उसके रिसेप्टर्स भी ज़्यादा कर देंगे तो सेल्स में बहुत ज़्यादा आयरन चली जाएगी और इस तरह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दिस कंडीशन हम क्या करते हैं, हम रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं व्हेन देयर इज सो मच आयरन इन द बॉडी। और इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जब आयरन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ताकि सेल्स को वो लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन भी अवेलेबल हो, हम रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशन को, उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यही बात अब हम ट्रांसफेरिन की रेगुलेशन में पढ़ेंगे। अब जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की जीन है, उसके उसका जो उस जीन ने जहाँ पर डीएनए से बनना है, ठीक है, उस जीन ने मैसेंजर आरएनए बनाया, उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आयरन रिस्पांस एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये आयरन रिस्पांस एलिमेंट्स जो हैं ये बाइंड करेंगे आयरन रिस्पांस प्रोटीन्स के साथ। आयरन रिस्पांस प्रोटीन्स इसके साथ तब बाइंड करती हैं व्हेन देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। दिस इज द डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, जो ब्लू कलर में फर्स्ट स्टेप पर नजर आ रहा है। दिस इज आवर मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए जो है, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कैन यू सी कि ये हमारे पास कोडिंग रीजन है, और ये इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है। ये आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट किस शक्ल में है, हेयर पिन या स्टेम लूप्स की स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये अपने याद रखना है। और ये 3 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट 3 प्राइम आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब होता क्या है कि व्हेन देयर इज लो आयरन कंसंट्रेशन, तो ये आईआरपी यानी आयरन रिस्पॉन्स जो प्रोटीन्स होती हैं, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, ये बाइंड कर जाती हैं इस आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये इस मैसेंजर आरएनए को स्टेबलाइज कर देती हैं, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी हमारे पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि लो आयरन कंसंट्रेशन में क्यों हम इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कि जब हमारे पास हाई आयरन लेवल है, सो वी नीड लो रिसेप्टर कंसंट्रेशन, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कंसंट्रेशन। तो ये प्रोटीन जो है हाई आयरन की कंसंट्रेशन में आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड नहीं करती टू द आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट ऑफ द मैसेंजर आरएनए, और जब ये बाइंड नहीं करती हैं तो मैसेंजर आरएनए को सिग्नल मिलता है टू बी डिसइंटीग्रेटेड, और मैसेंजर आरएनए डिग्रेड हो जाता है, और फिर कोई ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोड्यूस नहीं होता। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट हो रही होती है। नंबर 2, हमारे पास फेरिटिन, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि आपके पास लो आयरन लेवल्स में क्या होता है, बाइंडिंग होती है, डिग्रेडेशन नहीं होती, और बनती है प्रोटीन। ऑन द अदर हैंड हाई आयरन लेवल्स में ऑपोजिट होता है। अगर हम फेरिटिन की रेगुलेशन की बात करें तो इसके बिल्कुल सेम है, बस लास्ट स्टेप ऑपोजिट होता है। कैसे सेम है, अगर आप ये पे देखें तो लो आयरन कंसंट्रेशन में इधर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की दी हुई है और इधर फेरिटिन की दी हुई है। तो लो आयरन कंसंट्रेशन में अभी हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स आकर बाइंड करेंगी, ट्रांसफेरिन के केस में भी और फेरिटिन के केस में भी प्रोटीन्स बाइंड करेंगी। ठीक है, बट ट्रांसफेरिन में ट्रांसफेरिन प्रोटीन बनेगी इन लो आयरन कंसंट्रेशन, और फेरिटिन प्रोटीन देखें, अब आयरन लो है तो उसकी स्टोरेज कैसे हो सकती है, फेरिटिन इज अ प्रोटीन दैट स्टोर्स आयरन, तो अगर आयरन लो है तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो आयरन लो में प्रोटीन बाइंड तो करेगी बट नो फेरिटिन विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, और इसके ऑपोजिट क्या होगा कि हाई आयरन कंसंट्रेशन में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेंगे, प्रोटीन डिटैच हो जाएंगी। यहाँ पर भी फेरिटिन में भी प्रोटीन डिटैच हो जाएंगी, बट फेरिटिन सिंथेसाइज होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट है। जब प्रोटीन डिटैच होती है तो मैसेंजर आरएनए स्टेबलाइज हो जाता है और फेरिटिन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें हाई आयरन कंसंट्रेशन में ज्यादा फेरिटिन चाहिए टू स्टोर आयरन।
ठीक है, तो दैट्स हाउ फेरेटिन इज रेगुलेटेड। उसके बाद है एलासिंथेस 2। एलासिंथेस अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेस 2, ये हीम सिंथेसिस का फर्स्ट एंजाइम है। ठीक है, रेगुलेटरी स्टेप है। इसमें क्या होता है कि इसके भी सेम मैकेनिज्म है जैसे फेरेटिन का है। जब लो आयरन होगी तो हमें जो है वो ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम तब हीम नहीं बना सकते। ठीक है, लो आयरन में हीम नहीं बनेगा तो हमें ये एंजाइम भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वही आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पर आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स लगेंगी, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन लगेंगी, बट क्या होगा, लो की केस में लगेंगी लेकिन सिंथेसाइज नहीं होगा एंजाइम। इसी तरह जब हाई आयरन का केस होगा तो प्रोटीन डिटैच हो जाएंगी और आपके पास जो है वो अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेसाइज होगा और फिर हीम सिंथेसाइज होगा। बिकॉज आयरन होगी तो हीम बनेगा ना। दैट्स हाउ दीज थ्री प्रोटीन्स आर रेगुलेटेड। उसके बाद यूकेरियोट्स में हम आ जाते हैं वन स्टेप फर्दर कि हम आरएनए को स्टेबल कैसे करते हैं। ठीक है, आरएनए को जो है वो डिग्रेड करने के ना हम, या आरएनए के एक्सप्रेशन को कम करने के लिए हमारे पास एक और मैकेनिज्म है यूकेरियोट्स में, जिसे हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है कि इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ जीन साइलेंसिंग, जिसमें हम या तो एक्सप्रेशन कम कर देते हैं मैसेंजर आरएनए का, और वी डिग्रेड द मैसेंजर आरएनए टू स्टॉप ट्रांसलेशन। हमें क्यों क्या चाहिए, हमने ट्रांसलेशन नहीं होने देनी, बिकॉज हम अभी ट्रांसलेशन के स्टेप पर रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस होती क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस है तो इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए आता है, वही मैसेंजर आरएनए को आइदर उसकी जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है या उसकी जो है वो डिग्रेडेशन करवा देता है। तो उसको हम कहते हैं माइक्रो आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए होता है। उसके बाद ये बनता कहाँ से है, ये भी डीएनए से ही बन रहा होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वायरल डीएनए को भी डिग्रेड कर सकता है, वायरल मैसेंजर आरएनए को भी डिग्रेड करके उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस है वहां पर स्टॉप लगा सकता है। इसलिए इसको जीन साइलेंसिंग मेथड कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस को। ठीक है, अब हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर आप फर्स्ट स्टेप देखें तो डीएनए है, अभी हम उस माइक्रो आरएनए के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो आरएनए कैसे बन रहा है, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज 2 बना, उसने बनाया प्राइमरी माइक्रो आरएनए। सबसे पहले प्राइमरी माइक्रो आरएनए बनेगा, फिर एक एंडोन्यूक्लियस आएगा जिसका नाम है ड्रोशा, वो थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करेगा, उसके बाद हमारा वो बन जाएगा प्री मैसेंजर आरएनए। प्री मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद एक और एंडोन्यूक्लियस है जो इस पर एक्ट करेगा, जिसका नाम क्या है, डाइसर। ये डाइसर इसको मजीद इसकी मॉडिफिकेशन करके इसे माइक्रो आरएनए में, जो मेच्योर माइक्रो आरएनए है उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब ये माइक्रो आरएनए एक्टिव है। ये माइक्रो आरएनए क्या करता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसर कॉम्प्लेक्सेस। ये हर जीन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर आपने ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस की जीन को ब्लॉक करना है ना, तो उसका एक स्पेसिफिक आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब इस आरएनए कॉम्प्लेक्स के पास स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, उस मैसेंजर आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है जिसको इसने ब्लॉक करना होता है, या उसकी जिस भी जीन को इसने ब्लॉक करना है ना, उस जिस भी कोड को ब्लॉक करना है उसके खिलाफ इसके पास ना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। जब माइक्रो आरएनए आकर इस RISC पर बाइंड करता है, ठीक है, माइक्रो आरएनए इस पर लग गया, इसके पास गाइड स्ट्रैंड है। ठीक है, अब जब ये लग जा, ये दोनों का जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, माइक्रो आरएनए और RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसर कॉम्प्लेक्स का, तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये टारगेटेड मैसेंजर आरएनए को जाकर लग जाते हैं। ठीक है, टारगेटेड मैसेंजर आरएनए को लगने के बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इनके पास होता है, ये उसके साथ उसको अटैच करवाते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के बाद लगने के बाद वहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रांसलेशन ही नहीं रुक जाएगा क्योंकि वो वहां पर एक ब्लॉक लग जाता है, तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगी, या जो हमारे पास ये RISC है ना, इसके पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी होते हैं जिनका नाम है एर्गोनॉट और एगो या स्लाइसर उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वो या तो इस मैसेंजर आरएनए को कंप्लीटली इनटू फ्रैगमेंट्स डिग्रेड कर देगा। सो दिस इज हाउ जीन साइलेंसिंग इज कैरिड आउट बाय माइक्रो आरएनएस और आरएनए इंटरफेरेंस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि आरएनए ने ही मैसेंजर आरएनए के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर करके उसको साइलेंस कर दिया, वहीं पर स्टॉप लगा दिया। ठीक है, सो दैट्स द प्रोसेस। उसके बाद इसे हम डिफरेंट मेडिसिन में यूज करते हैं। लाइक अगर हम इसकी थेराप्यूटिकली एक एग्जांपल पढ़ें तो एक डिजीज होती है जिसका नाम क्या है, हेरिडिटरी ट्रांसथायराइटिन मीडिएटेड अमाइलॉइडोसिस। इसमें क्या होता है, अमाइलॉइड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं। ठीक है, ये न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, CNS में, PNS में अमाइलॉइड्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। अमाइलॉइड्स एक स्पेशल प्रोटीन है। ठीक है, ये अमाइलॉइड्स बन रही होती हैं एक TTR प्रोटीन से, जिसको हम ट्रांसथायराइटिन, ये लिखा हुआ है ट्रांसथायराइटिन प्रोटीन कहते हैं, इसी से ये अमाइलॉइड बन रही होती है। ये अमाइलॉइड की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से ना न्यूरोपैथी हो रही होती है। अब जब हम इनको ऐसे माइक्रो आरएनएस देते हैं ना, तो ये माइक्रो आरएनएस इस प्रोटीन की ना ट्रांसलेशन में के स्टेप पर ब्लॉक लगा देते हैं बाय द सेम मैकेनिज्म जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो इस तरह से हम इसको ना डिजीज की जो ट्रीटमेंट है उसमें भी यूज कर सकते हैं।
The small interfering RNA-based drug patisiran prevents the production of abnormal TTR protein and reduces the buildup of amyloid deposits containing TTR that form in peripheral nerves and in the heart. So that's how कि किस तरह से हम इसको थेराप्यूटिकली यूज करते हैं. उसके बाद लास्ट स्टेप है जिसमें हम मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन को और किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए ना हमें यूक्रियोट्स में सबसे पहले चाहिए होता है यूक्रियोटिक इनिशिएशन फैक्टर. ठीक है, हमें यूक्रियोटिक इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होता है. ठीक है, जो कि ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है. और अगर ये डीफॉस्फोराइलेट हो ना तो ये एक्टिव होता है. ठीक है, यानी नॉर्मली जब ट्रांसलेशन हो रही होती है ना तो ये अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है. लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जब इधर हमने रेगुलेशन करनी होती है ना तो हम एक स्टेप रेगुलेशन का ये भी होता है कि हम इसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं. ठीक है, इसको फॉस्फोराइलेट कैसे करते हैं, ये देखिए ये है यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर. हम इसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, ये इनएक्टिव हो जाता है और इस तरह से ट्रांसलेशन अपने फर्स्ट स्टेप पर ही इनहिबिट हो जाती है. ठीक है, और इसको इनहिबिट करता कौन है, काइनेज. काइनेज इसको फॉस्फोराइलेट करके, ऑब्वियसली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इसकी इनहिबिटेड फॉर्म है ना, तो वो इसको इनहिबिट कर देता है. और ये कब इनहिबिट होता है, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में भी बताया था कि वो इनहिबिट होने की क्या क्या रीजन हो सकती हैं. अगर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड नहीं है, अमाइनो एसिड स्टारवेशन में, हीम डेफिशिएंसी कब, आरबीसीज के केस में अगर हीम डेफिशिएंसी हो तो फिर हम ये चाहते हैं कि आरबीसीज भी ना बने, क्योंकि जब तक हीम नहीं होगी तो हम वहां पर भी ब्रेक लगा देते हैं. या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आपके पास एक्यूमुलेट हो रही हैं तो हम चाहते हैं कि वो मजीद एक्यूमुलेट ना हो, तो भी हम ट्रांसलेशन को ब्रेक लगाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के केस में हम जो है वो इस स्टेप के ज़रिए से भी ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर सकते हैं और इस तरह से हम रेगुलेशन कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन की. और हम क्या करते हैं कि ये ताकि ये परमानेंटली डिजीज कंडीशन में ये स्टेप ब्लॉक्ड रहे तो जीटीपी डिपेंडेंट जो है वो इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है. तो हम जीटीपी में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको वापस नहीं कन्वर्ट होने देते जीडीपी में. वैसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस मैंने आपको बता दी है कि जीटीपी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. बस इतना आपने याद रखना है. और ये वाली बात याद रखनी है कि इसकी फॉस्फोराइलेशन से ये इनएक्टिव हो जाता है, फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन इनिशिएट ही नहीं होगी. So that's how the regulation of whole prokaryotic and eukaryotic gene expression is carried out. That's all about the gene expression regulation. उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो स्टार्ट करेंगे. Thank you so much for watching. If you have any question you can ask. Allah.